प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में हरियाणा NMS एग्ज़ाम 2022 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के पास एक हफ्ते का लगभग टाइम बचा हुआ है और इन दिनों में आप सभी को पिछले वर्षों के ओल्ड पेपर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आपका जो प्रश्न पत्र होता है ज़्यादातर मैच करता है और ज़्यादातर प्रश्न आपके उन्हीं से बन जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, ताकि सारे बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हम लोग जो है 2014 से लेकर 2023 तक जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी प्रश्न पत्रों को देखेंगे और आज की वीडियो में 2022 का प्रश्न पत्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस प्रश्न पत्र को एक मॉडल पेपर की तरह देखें, एक मॉडल पेपर की तरह आप इसको तैयार करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे कितने बेहतरीन प्रश्न बच्चों इसमें पूछे गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के छात्र जो हैं ध्यान दें, इसका जो फ्रंट पेज आएगा पेपर का सेम इसी प्रकार से बच्चों आएगा। और सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक का अंकों में यहाँ पर लिख लेना है, एक खाने में एक अंक लिखना है। अनुक्रमांक जो है यहाँ पर शब्दों में लिखना है और यहाँ पर अपना जो है केंद्र का नाम, जहाँ आप पेपर देने गए हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर डाल देंगे और अभ्यर्थी का नाम मतलब अपना नाम यहाँ पर डालना है। आप हिंदी में या अंग्रेजी में डाल सकते हैं। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर करना है। इसके बाद आप जो है निर्देश पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश बच्चों दिए गए हैं। बाकी हम लोग चलते हैं सेट पेपर पर। तो प्यारे बच्चों, सेट पेपर जो होता है ये पार्ट 2 होता है। इसमें आपके 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान, 35 प्रश्न विज्ञान और 20 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं। टोटल आपके 90 प्रश्न होते हैं, जो कि 91 नंबर से लेकर 180 तक के प्रश्न होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि ये आपको अच्छा दिखाई दे। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हुए चलिएगा। कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? सोना, सोडियम, कैल्शियम या तांबा? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सोडियम जो है ये नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है। इसके अलावा इससे बच्चों आपका नया प्रश्न बन सकता है कि सोडियम धातु को किस पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। या सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम है। तो ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके बाद बच्चों 92 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सभी लोग जानते हो कि अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है और इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यह ऑक्सीजन से भारी होती है, इसलिए ये आग बुझाने में सहायक होती है, इसलिए अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे प्रश्न आपका बन सकता है कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आप लोग जो है नया प्रश्न इस प्रकार से बच्चों बनता है और सेम प्रश्न तो शायद ना आए और कभी कभी पूछा भी जाता है, लेकिन ऑप्शन से आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 93 है, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि आपको आंसर आता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू की थी। इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति या हम कह सकते हैं कि विलय नीति किसने लागू की थी? तो डलहौजी ने लागू की थी। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उदाहरण नहीं है? सेलुलोज, ग्लूकोज, नायलॉन या स्टार्च? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ग्लूकोज जो है ये आपका बहुलक नहीं होता। 95 नंबर प्रश्न है, मानव के कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास क्या है? अर्थात मानव किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं और श्रव्य ध्वनियों को मानव जो है सुन सकता है। इसके अलावा पराश्रव्य ध्वनियाँ, तो पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जिनको मनुष्य सुन नहीं सकता। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पर आपको जंग का रासायनिक सूत्र बताना है और ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो अगर सही आंसर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।
इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Fe3O4 को जंग कहा जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 97 है, तड़ित तूफान के समय क्या करना चाहिए? छाता लेकर चलना चाहिए, खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, या किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाना चाहिए। तो तूफान की बात कर रहा है तो आपको खिड़की और दरवाजे बंद करके किसी भी बंद कमरे में या फिर आप कार में बैठ सकते हैं। इसका चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है? अवरक्त विकिरण, माइक्रोवेव, पराबैंगनी, एक्सरे। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रा वायलेट किरणें भी कहते हैं और ये जो है ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, इसलिए हमारे वायुमंडल तक पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती हैं। इससे हमें जो है त्वचा कैंसर और त्वचा संबंधी बीमारियां कम होती हैं। 99 नंबर प्रश्न है, सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि द्रव घर्षण बढ़ जाए, द्रव घर्षण कम हो जाए, इससे द्रव घर्षण नहीं बदलता, या फिर चौथा ऑप्शन है इस तथ्य की कोई वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है। तो इसका बच्चों सही आंसर है सभी वाहन इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि द्रव घर्षण कम हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन दिया उनका सही है। 100 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है? तो पारदर्शी जो आगे वाला भाग आप देखते हो जो इधर उधर चलता रहता है, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने चैप्टर वाइज क्लास करवाई है, उसमें आप देखेंगे इसी प्रकार के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न हमने पढ़ाए हैं। तो आप चैप्टर वाइज जो भी क्लास पढ़ी हुई हैं उनको आप ज़रूर देखिए। इसके बाद 101 नंबर प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर बल लगाता है। तो अगर समान ध्रुव हैं, यानी अगर हम कह लें कि N और N वाला है तो ये प्रतिकर्षण करेगा। अगर आपका S और S वाला पोल है तो आपका ये प्रतिकर्षण करेगा। अगर विपरीत होंगे तो आपका आकर्षण होगा। ध्यान रखेंगे इसको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक। 102 नंबर प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग बना रहता है। तो ये बच्चों कितने सेकंड तक बना रहता है? और ये प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 1/16 सेकंड तक वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बना रहता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? और प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी के डंक में बच्चों फार्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल दूध में या दही में पाया जाता है। सिरका में आपका कौन सा होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 104 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग प्रदान करता है? मिथाइल ऑरेंज, लाल लिटमस पेपर, फिनाफ्थलीन या फिर नीला लिटमस पेपर। तो गुलाबी रंग देता है फिनाफ्थलीन। इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जैविक, रासायनिक, भौतिक या भौतिक और रासायनिक दोनों। तो मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखेंगे। अगर मोम का पिघलना पूछे तो भौतिक परिवर्तन, अगर मोमबत्ती का जलना पूछे तो रासायनिक परिवर्तन, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। 106 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा बच्चों किया जाता है कि टिन जो होती है वो लोहे की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। टिन लोहे से कम क्रियाशील होती है, इसलिए विद्युत लेपन किसका? टिन का किया जाता है। इसके बाद 107 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? हाइड्रोजन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये मीथेन गैस जो है प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
109 नंबर प्रश्न है, कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है? तो अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैलोरीफिक का मतलब होता है ऊष्मीय मान। तो यहाँ पर देखो शब्द जो है ये थोड़ा सा आपको कठिन दे रहा है, क्योंकि आप जो है कन्फ्यूज हो जाओ और गलत कर दो। तो ऐसा आपको करना नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपको जो है आपके पेपर का लेवल पता चल जाएगा, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, और कभी कभी सेम टू सेम प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। तो कैलोरीफिक या ऊष्मीय मान की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है 21 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है विस्फोट, तीव्र दहन, स्वतः दहन या धीमा दहन। तो ये विस्फोट कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न दिया गया है, धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य है वो बताना है। लिखा है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होता है, इसका पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सोडियम और सोना धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को तो काटा जा सकता है लेकिन सोना को नहीं काटा जा सकता, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, पारा सबसे हल्की धातु है, तो ये भी आपका गलत कथन है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, तो ये भी आपका गलत कथन है। तो सत्य कथन आपका पहला हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। 113 नंबर प्रश्न है, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदु अंकित पैटर्न होते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 63 जो है बिंदु अंकित होते हैं। 114 नंबर बच्चों प्रश्न है, ये गणित का प्रश्न है, 49 में से इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से विभाज्य हो? तो कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो जाएगी? तो कुछ नहीं है, चारों ऑप्शन को आप सेट कर दीजिए। 49 में जोड़ते जाओ और देखो 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो 49 और 94, पहला ऑप्शन 94 आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 4 13 के 3, 9 4 13 और 14, 143 को अगर हम 11 से विभाजित करें तो ये कट जाएगा, 11 एक कम 11, 11 तिया 33, इसलिए आपका पहला ऑप्शन ही सही है। तो राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगर मान लो कि पहला ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है तो आप दूसरे में ट्राई कीजिए। 49 में 9 जोड़ देंगे तो 9 और 9 18 हो जाएगा 58। तो 58 11 से विभाज्य नहीं होता। 4 जोड़ दोगे तो 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 भी 11 से विभाज्य नहीं होता है। 49 49 98 हो जाएगा, तो 98 भी 11 से विभाज्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है? कोयला गठन, बिटुमेन गठन, कार्बनीकरण या जीवाश्मीकरण? अब ये बच्चों प्रश्न मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कार्बनीकरण आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। 116 नंबर प्रश्न है, 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखो पाई ग्राफ होता है बच्चों, हम वृत्त के अंदर दर्शाते हैं। तो कह रहा है कि 36 में से 18, 36 में से 18 का मतलब हुआ आधा, है ना। आधा का मतलब हुआ 50%, तो आधा हम इसको वृत्तों काट देते हैं। तो इसमें हम इस पूरे भाग को दर्शाएंगे कि वो नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें आपका अर्ध वृत्त सेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 36 में से 18 जो है पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो मतलब आधे नहीं पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अर्धवृत्त सेक्टर में दर्शाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है? तो कौन सा परिवर्तन है जो संभव नहीं है? तो अगर वनों की कटाई की जाएगी तो वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होगी, ये सही बात है। मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन ही आपका सही नहीं है या संभव नहीं है। बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी
उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदल जाना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बच्चों स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 119 है। मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। 120 है। पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? डीजल कारों के प्रयोग से। तो डीजल कारें तो प्रदूषण बनाती हैं। वाहनों में सीएनजी किट के प्रयोग से। तो ये आपका सही है। सीएनजी जो होती है वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है। पेट्रोल कारों के प्रयोग से। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जब ये दो गलत हैं तो आपका चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 121 है। कार्बन की खेती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा बच्चों सही है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका बच्चों आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसको 2 को आप पढ़िए। मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है तथा रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है। जैसे जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों का राजस्व बढ़ाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही आंसर हो जाएगा। कार्बन खेती, ये सब जो है कार्बन खेती से लाभ होते हैं। 122 नंबर प्रश्न है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और इनका अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो सबसे पहले आपको ऑप्शन से ही हल करना है। कह रहा है कि अंतर कितना है? 66 है। तो 60 और 6 का अंतर करो तो अंतर ही 66 नहीं आएगा, 54 आ जाएगा, है ना। 100 में से 33 घटाओगे तो भी आपका अंतर 66 नहीं आएगा। अगर 110 में से 44 घटाओगे तो 66 आएगा। ठीक, तो अंतर के मामले में पहली कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। 99 से 33 घटाओगे तो 66 आएगा, ये भी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। तो ऑप्शन 3 और 4 आपके हो सकते हैं। तो अब जो है आपको करना क्या है, अनुपात भी देख लेना है कि इनमें अनुपात होना चाहिए 2:5 का। तो आप इसको काट करके देख लीजिए। देखो, अगर हम तीसरे वाले ऑप्शन को काटें तो 44 को हम काट सकते हैं 11 से। तो 11 चौक 44 और यहाँ पर 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 10। तो अगर हम इसको फिर से 2 से काटें तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आपका 2:5 आ जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या आगे होगी और बड़ी संख्या पीछे, इसलिए 2:5 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर चौथे ऑप्शन की बात करो तो अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो 11 9 99, 11 तिया 33। तो इसका जो अनुपात आएगा, और इसको फिर से काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 3:1 या हम कह सकते हैं 1:3 आएगा। तो जो कि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 23 नंबर प्रश्न है। मध्यकालीन भारत में दीवान-ए-विजारत नामक विभाग संबंधित था। विदेश, धर्म, राजस्व या सैन्य? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, राजस्व विभाग देखता था। 24 नंबर प्रश्न है। वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था होती है। तो वैदिक काल में ग्राम से जो बड़ी संस्था थी वो विश्व होती थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 बच्चों है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दिए गए चित्रों को पहचानिए और उचित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्पर्म हैं वो ओवम के अंदर जा रहे हैं, तो ये आपका निषेचन हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो निषेचन के पश्चात यहाँ पर न्यूक्लियस का निर्माण होता है, अर्थात भ्रूण बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, निषेचन और युग्मनज का निर्माण होगा। तो इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 26 है। दिए गए सूक्ष्मजीव और उस समूह का नाम बताइए जिससे यह संबंधित है। तो जीव का नाम और समूह का नाम बताना है। तो ये बच्चों राइजोपस है, और राइजोपस एक प्रकार का कवक होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 27 है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है? तो कैरम बोर्ड पर जो गोटियाँ होती हैं उनको सरकाने के लिए कम घर्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, पाउडर जो है डाल देते हैं। तो राइट आंसर है कम घर्षण करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं।
128 नंबर प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना करेंगे तो प्रत्येक भुजा दोगुना हो जाएगी। तो मान लो पहले x थी और बाद में हो जाएगी 2x। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो पहले जो भुजा थी तो का केवल स्क्वायर होगा, लेकिन जब दो गुना हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा। 2x² का मतलब हुआ 2 दूनी 4 x²। तो ये पहले की अपेक्षा देखो x² से 4x² 4 गुना हुआ नहीं हुआ, तो 4 गुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह कौन सा है। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ग्रह बच्चों बुध। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है, अर्थात आग से उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बैकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन या मेलामाइन। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मेलामाइन। मेलामाइन के बर्तन बनाए जाते हैं, टाइलें बनाई जाती हैं और कपड़े भी बनाने के काम आता है। तो इसका बच्चों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, √-1 गुणे √-1 का मान होगा। तो अंडर रूट मतलब है वर्गमूल ज्ञात करना है। -1 का वर्गमूल होगा -1 और -1 का वर्गमूल होगा -1। तो इनका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा +1। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला। 132 नंबर प्रश्न है, 0.1 का गुणा 51.7 का मान क्या होगा। तो इसको गुणा करना है, 1 से गुणा करोगे तो आपका आएगा उतना ही 5 एक 7 आएगा, लेकिन दशमलव आपका जो यहाँ पर 2 अंक पर हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक पर इसमें है 1 अंक पर इसमें है, तो 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा तो 5.17 आंसर आएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये चित्र दिया गया है और इस चित्र को कह रहा है कि इस चित्र के माध्यम से कौन सा सिद्धांत उचित आपको समझ में आ रहा है। तो उचित सिद्धांत कौन सा दर्शाया गया है ये बताना है। तो यहाँ पर देखो ये बोतल बनी हुई है और बोतल में पानी भरा हुआ है और उसमें समान ऊंचाई पर जो है छेद किए गए हैं। तो उन छिद्रों से क्या होता है, पानी निकल रहा है और समान दूरी पर गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 134 है, मान लीजिए कि ए एक अंक है जो 31A + 1A3 = 501। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आप ऊपर नीचे लिख लीजिए, आप समझ में आएगा। 31A और 1A और आपका 3, अब इसको जोड़ना है और जोड़ने पर आ जाए कितना, 501 आ जाए, तो 501 आ जाए। अब बताओ ए के स्थान पर कितना होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले आपको जोड़ना है, तो ए के स्थान पर क्या रख दें कि 1 आ जाए। तो अगर हम 8 रख दें तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 का 1 यहाँ पर हो जाएगा और आपका कैरी 1 हो जाएगा। अब देखो ए के स्थान पर अगर हम 8 रख दें तो 8 और 1 9, 9 1 10 का 0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 501 आपका बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 8 यहाँ पर लिखा जाएगा ए की जगह पर। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो आप इन क्रियाकलाप को देखिए, हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। माचिस की तीली को माचिस के खुरदरे सिरे पर रगड़ने से वो जल जाती है, ये भी आपकी घर्षण का ही उदाहरण है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, तो घर्षण का ही उदाहरण है। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी जो है घर्षण को सिद्ध करते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके 135 तक के प्रश्न हमने सॉल्व कराए, जो टोटल 45 प्रश्न हुए हैं। चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए हमने इस पूरे सेट पेपर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सब एक ही में आता है, इसलिए इसको 3 भागों में नहीं डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए हमने 2 भागों में बच्चों डिवाइड किया है।
तो 135 तक के प्रश्न आपके एक वीडियो में 90 से लेकर और 136 से लेकर 180 तक के प्रश्न एक वीडियो में हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके 2 पार्ट में सेट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा शाम को 6:30 बजे और 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी। मध्य प्रदेश छात्र, बिहार और छत्तीसगढ़ और हरियाणा के सभी बच्चे जुड़ा करें। तो एक बार फिर से आप लोग अपने सभी ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।